मेरे पास नहीं है बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन स्पेशल, जो कि वर्ल्ड कप के लिए हमने ट्रांसमिशन सजाई है। जब से वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है, क्वालिफाइंग राउंड का आगाज़ हुआ है 22 अक्टूबर से, 17 अक्टूबर से इनफैक्ट क्वालिफाइंग राउंड का आगाज़ हुआ था और उसके बाद 22 अक्टूबर से मेन राउंड शुरू है वर्ल्ड कप का। हम उस वक्त से रोज़ाना आपके सामने हाज़िर होते हैं शाम 5 से 6 बजे और रात 11 से 12 बजे तक। शोएब मोहम्मद साहब मेरे साथ होते हैं इस दिन के पहले हिस्से में जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, और हमने कल जो मैच हुआ श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। उसके बाद आज जो मुकाबला हुआ उसमें 142 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, और वो खेल रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। बांग्लादेश ने 142 रन 7 खिलाड़ी आउट पर इनिंग रोकी वेस्ट इंडीज़ की। 40 रन निकोलस पूरन के और 39 रन रॉस सेंचेज़ के क्रिस गेल एक मरतबा फिर नाकाम रहे, सिर्फ 4 रन बना सके। तो क्या होगा इस मुकाबले में, क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और अगला मुकाबला आज का होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। कभी भी अफ़गानिस्तान जीत नहीं सका है पाकिस्तान से, लेकिन इस मरतबा ऐसा कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की आउटफुट इतनी बैलेंस्ड है कि पाकिस्तान को तंग कर सकती है। ख़ास तौर से उनकी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, मुजीबुर रहमान हो या राशिद खान हो या उनके साथ मोहम्मद नबी हो, या उनके टॉप ऑर्डर में शहजाद हैं, उनके टॉप ऑर्डर में ज़ाज़ाई हैं, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई हैं, उनके अलावा असगर अफ़गान है, फ़रीद अहमद हैं, गुलबदीन हैं और हशमतुल्लाह शाहिदी हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उन पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम से। मैं खुशामदीद कहूँगा चैम्पियन सेलेक्टर शोएब मोहम्मद साहब को। शोएब मोहम्मद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आजू भाई? खैरियत से? आज भी आप पाकिस्तानी ब्लेज़र में हैं। पाकिस्तान का जब मैच होगा तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स में से मैं भी हूँ, तो वो सपोर्ट में एक यूनिटी शो करने के लिए कि वी आर ऑल बैकिंग पाकिस्तान, तो ये एक तरह का एक जेस्चर होता है, लव फॉर द कंट्री होता है, ये समझ लें। वाह जी वाह। वैसे अफ़गानिस्तान के मैच में बाद में बात करनी थी, लेकिन अगर अभी हम बात करें, आपने कहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की तो अफ़गानिस्तान को बहुत सपोर्ट है। टेक्निकली तो पाकिस्तान ने 90s के शुरू से सपोर्ट किया है, तो उसमें कहाँ जाएंगे आप, किस तरफ जाएंगे? देखें, ये गेम और स्पोर्ट के अंदर कोई रिलीजन नहीं होता, कोई कंट्री नहीं होती। आप अपने ओन कंट्री का फ्लैग को स्काई रॉकेटिंग हाई करना चाहते हैं, और उसके लिए आप बचपन से आई कर रहे होते हैं कि आई वुड बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, या परफॉर्मर, या अचीवर फॉर द कंट्री। हर कंट्री का अपना प्लेयर की यही ख्वाहिश समझ लें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बेटरली पॉइज्ड है, ऑफ कोर्स, इसलिए कि आफ्टर विनिंग अ ग्रेट गेम अगेंस्ट इंडिया एंड न्यूजीलैंड, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल हाई होंगे, स्पिरिट्स में होंगे हमारे लड़के, और आई कर रहे होंगे फॉर द बिगर इवेंट और कप रादर। तो बात यह है कि हमारे प्लेयरों में और उनके प्लेयरों में फ़र्क कहाँ है? फ़र्क हमारे प्लेयरों में और उनमें यह है कि हमारे तीनों डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट कर रहा है। वेयर एज जो और दे हैव बीन देयर, डन दैट, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे हैव परफॉर्म्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड वो जो एलोकेट्स लेके आए हैं अपनी कंट्री में, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दे के नाम अपना कमाया है। वेयर एज अफगानिस्तान की टीम के अंदर उस तरह के स्टार स्टडेड प्लेयर्स नहीं हैं। देयर आर अ फ्यू, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उसके अंदर वैक्यूम है, वॉइड है, और वो प्रेजेंस जो है, एक वेटेज कहना चाहिए, वो इतनी फील नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो बैलेंस है इट इज़ समवॉट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बॉलिंग, फील्डिंग एंड देन आई वुड से बैटिंग। इस कैटेगरी में कैडर के अंदर 1 2 3 मेरी नज़र में वो लोग हैं। मैच अच्छा होगा, इसी के प्रेशर सिचुएशन है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना है ताकि अपनी विन स्टैम्प करा सकें, और वो लोग चाहेंगे कि जो आइस ब्रेक है वो पहली दफ़ा हम पाकिस्तान को इस इवेंट के अंदर हराने में कामयाबी हासिल कर सकें। आपने इतना तफसील से बोला कि मैं दूसरे काम भी मैंने कर लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कबीर खान को हम लाइन पे ले सकें। मैंने नंबर उसका फॉरवर्ड किया है प्रोडक्शन टीम को अभी। अच्छा, तो कबीर खान एक्स पाकिस्तान फास्ट बॉलर, और अफ़गानिस्तान की टीम को बनाने में कबीर खान का बहुत हाथ है। तो प्रोडक्शन टीम को मैं कहूँगा कि वो अपना ज़रा चेक कर ले। मैंने नंबर सेंड किया है। कबीर खान एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर और अफ़गानिस्तान के साबिक कोच।
तो अफगानिस्तान के मैच को अभी परे रखते हैं। कल जो मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, श्रीलंका ने अच्छा खेला लेकिन वो ग्रिप नहीं कर सके और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। देखिए, ऑन पेपर भी वही बात है कि जिस तरह जब दो टीमें अंदर जाती हैं तो एक को पता होता है कि दे आर सुपीरियर साइड, और जो दुनिया की आंखें उन प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा थीं। इनकी श्रीलंका की वेयरएज जो टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे उन्होंने दे हैव नॉट मेड अ मार्क एज सच कंपैरेटिवली। अगर आप मैन टू मैन कंपैरिजन करें तो वो आप हमेशा ज़्यादातर प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो ऊपर कैडर में नज़र आएंगे आपके देन द श्रीलंकन्स। लेकिन उन्होंने कल एक बहुत, जो हम कल बात भी कर रहे थे कि अराउंड 160 ऑड रन्स इस पिच के ऊपर होंगे, और अगर यही मैच अगर शारजा में होता तो शायद 140 का फिगर होता, तो वो 155 इत्तेफाक की बात है उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बहुत अथॉरिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही थी। और 163 या 70 के करीब उनका सिर्फ एक आउट था, लेकिन 135 पे उनके 5 और फिर एकदम से सारे 155 में आउट हो गए, और फिर सुपीरियर टीम ने जीतना ही था। चलें, जो सुपीरियर ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मच सुपीरियर टीम टू श्रीलंका। उनकी परफॉर्मेंस को अगर देखें, उनकी कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो दे आर मच सुपीरियर, लेकिन श्रीलंका कैन बाउंस बैक, कैन क्रिएट हिस्ट्री एज वेल। श्रीलंका की टीम वो टीम है बांग्लादेश के साथ जो क्वालिफाई करके आई है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो वर्ल्ड कप के हवाले से सजाया है हमने, और शुरू से आखिर तक इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो हम आपके साथ होंगे। आज के मैच पे हम बात करते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक और मुकाबला भी आज चल रहा है जो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के दरमियान है। बांग्लादेश ने 142 रन 7 खिलाड़ी आउट तक महदूद किया वेस्ट इंडीज़ को, और वेस्ट इंडीज़ के की प्लेयर, जिनको की प्लेयर माना जाता है, क्रिस गेल, वो भी नहीं चले। कुछ परफॉर्मेंसेस हुई, टॉप ऑर्डर वेस्ट इंडीज़ का फिर नाकाम हुआ। देखिए, ये चीज़ डेफिनेटली देखने में आ रही है कि जहाँ फ्री फ्लो ऑफ द बैट के जहाँ आदी हों बैट्समैन, और जहाँ पिचेस जो है ये शारजा में हुआ जी, शारजा की जैसे विकेट आपको पता है कि ऑन द लो स्कोरिंग मैचेस ही ज़्यादातर, और ये 140 भी एक रीजनेबली अच्छा स्कोर में ही काउंट आप करेंगे। इसी के वहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, और इनके जो शॉट्स हैं वो फास्टर विकेट्स के ऊपर फिर भी थोड़े से बेहतर नज़र आते हैं। हालांकि इनके पास वो क्वालिटी स्टफ़ नहीं है, क्वालिटी उस तरह की जो इनकी एंटराज ऑफ दुनिया के टॉप मोस्ट रैंक बैट्समैन नज़र आया करते थे। तो अब जो गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो भी बेस्ट पॉसिबल है, नेचुरली वो टीम लेके तो ज़रूर आए, लेकिन उनसे आप एक्सपेक्टेशन वो वाली कर रहे हैं कि जी वेस्ट इंडीज़ है तो आप उस तरह से एक बड़ा कोई टोटल या एवरी नाउ एंड देन कोई विन जस्ट राउंड द कॉर्नर, कभी हारेंगे। अब वो चीज़ें बिल्कुल वो नहीं हैं। तो अब दूसरी टीमें भी उनको ये फंसा लेती हैं, या स्पिन अटैक के अंदर, या इवन स्लो मीडियम पेस बॉलिंग करते हुए। गेल उनके जो चल नहीं रहे, जो नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल उनका क्या ही शेक होगा, लेकिन ये कि दूसरे जो बैट्समैन, एक चेज जो है, उन्होंने आज थोड़ा स्कोर किया, और एक आपने एक दूसरा नाम निकोलस पूरन, हाँ, उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिखाई। तो बात ये है कि जब तक कंबाइंड एफर्ट टीम की तरफ से दो बैट्समैन बाज़ दफ़ा या तो फिर आखिर तक खेलें और बड़ा स्कोर करें, जो जहाँ टीम का टोटल बड़ा हो, लेकिन एक सर्वाइवल सिचुएशन अगर नज़र आती रहेगी एक मैच के अंदर, तो वो इट कुड बी एनीबडीज़ गेम एट द एंड ऑफ द डे। इसका मतलब यह है कि एक रीज़नेबल आपने टारगेट अचीव ज़रूर किया है। इनके पास जो भी बॉलिंग स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो सरवाइव कर सकते हैं, और मेरा अंदाज़ा है कि इसमें वेस्ट इंडीज़ का मुझे ये मैच हारते हुए नज़र आ रही है। ये मैच वेस्ट इंडीज़ ऐसा, खैर ये कहना कि ये कंबाइन होके खेलते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ आइलैंड का है, लेकिन ये तो हमेशा से है, ये तो हमेशा से है। कंबाइन होके नहीं खेलती का मतलब ये है कि जब देखिए, मैं आपको यूँ समझाता हूँ, नहीं, इनको टीम कॉम्बिनेशन बनाने का वक्त नहीं मिलता, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं,
प्लेयर ही जब इतने नहीं होंगे, उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं होंगे कि जी वहाँ से ग्रेनेज हेंस और ये विव रिचर्ड्स और इस तरह, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह के टॉप क्लास बैट्समैन होते हैं तो जो नीचे एक दो स्लॉट खाली होते हैं तो उसके अंदर जो बच्चा आता है, लड़का आता है, यंगस्टर आता है, वो परफॉर्म करना चाहता है और वो उसी क्वालिटी का ही प्लेयर हो सकता है। जिस तरह चंदर पॉल आए, इतने कोई क्लास एक्ट प्लेयर नहीं थे शुरू में, दिखने में भी शायद खेलते हुए इतना अच्छा नज़र नहीं आता, लेकिन उन्होंने कोई 10,000 या ऐसे कुछ 12-13 रन्स करे। तो ये है कि ये टीम के अंदर हर स्पॉट पे वैक्यूम है, हर जगह कैन बी ओवरटेकन बाय सम अदर बैट्समैन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मास्टर्स नहीं है, स्टूडेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं देन बीइंग द मास्टर्स ऑफ द गेम। तो इसलिए वनरेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर ज़्यादा नज़र आता है, और एक बड़ा टोटल या पार्टनरशिप्स या ज़्यादा 4 बैट्समैनों की तरफ से, 3-4 बैट्समैनों की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास एक पहले जो ब्रेथवेट थे जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस कुछ दिखाई, लेकिन ये कि ओवरऑल इतने कोई दुनिया के माने हुए ऑलराउंडर्स में से नहीं है। बैट्समैन गेल है, जिस दिन चल गया एक ही नाम आता है हर एक के जहन में कि गेल है, तो गेल है, पोलार्ड है, नहीं पोलार्ड भी है, लेकिन देखें ये T20 के लिए तो अच्छा नाम है, लेकिन ये कि वो कॉन्फिडेंस लेवल दुनिया में नहीं जीत सके, मेरी नज़र में तो नहीं। मेरे ख्याल से इनके क्रिकेट बोर्ड के हालात भी ऐसे रहे, काफ़ी अरसे से ऐसे हैं। इन पर माइकल होल्डिंग ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पैसों का जो आईसीसी से पैसे मिले वो जो बीसीसीआई ने दिए थे, आईसीसी के थ्रू या बीसीसीआई ने दिए थे, वो पैसे भी सही तरह से नहीं लगाए इन्होंने। तो इनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी चेंज होते रहे, ये मसला भी है, इंतज़ामी मसला भी रहा है इनके साथ। बिल्कुल ज़रूर होगा, और वहाँ इसलिए कि पावर्टी बहुत है उस कंट्री के अंदर, तो अमेरिका साथ ही है, 45 मिनट्स की ड्राइव पे आप मायामी पहुँच जाते हैं जमैका से। तो बात यह है कि वहाँ, और फिर बास्केटबॉल हाइट इनकी अच्छी होती, तो ज़्यादातर फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरे स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर। और इसके ये तो ऐसा गेम है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी पहले से होनी चाहिए, और ऊपर आप जब आते हैं तो रिफाइन होते चले जाते हैं, या तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। चले, अब वेस्ट इंडीज़ भी क्रिकेटिंग पार रही है, एक T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, अभी तो वो 2 वर्ल्ड कप होल्डर्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। और उस वक्त आपको याद है कि पिछली जब चैंपियनशिप जीती थी तो डैरेन सैमी उनके कैप्टन थे, और डैरेन सैमी ने क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहली जो बात हुई थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसमें उन्होंने उड़ा दिया था हम अपने क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट बोर्ड ने हमें पूछा नहीं, या पैसे नहीं दिए, या कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक सूरत हाल ख़राब थी। ये देखें, वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये चीज़ें चलती ही रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बोर्ड का कॉन्फ्लिक्ट विद द प्लेयर्स, फिर बड़े बड़े नाम भी उसमें आए हटे, विव रिचर्ड्स भी एक टाइम के ऊपर कुछ करीब कहीं नज़र आए, या फिर लॉयड ने अपना इंटरवीन किया, लेकिन वो चीज़ वो मेंटेन नहीं कर सके। और अब ये जो T20 फॉर्मेट है, ये जो लीग्स वगैरह होती हैं वहाँ, वो थोड़ा बहुत उससे रिस्पेक्टेबिलिटी, थोड़ा क्रिकेट ज़्यादा हुई, वरना आप देखें वहाँ की इवन पिचेस का कंडीशन देखें। अच्छा, आप तो वेस्ट इंडीज़ गए भी हैं, खेले भी हैं, तो वहाँ पर क्या कमाई का ज़रिया क्या है, या इकोनॉमी किस तरह से चलती है वहाँ? देखिए, वहाँ क्रिकेट के मैडनेस है, क्रिकेट मैडनेस आपको नज़र आती है ग्राउंड के अंदर पूरी दुनिया में एक तरफ, और क्रिकेट मैडनेस अगर अमंग द क्राउड देखना है तो वो बिल्कुल एक एक चौके के ऊपर जिस तरह अपने जुबिलेशन नज़र आती है, वो अपने प्लेयरों को जो बैक कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया के हर कंट्री वाले अपने कंट्री को ज़रूर करते हैं बिल्कुल, लेकिन इनका जो स्टाइल, जो क्लिप्सो डांस शुरू कर देते हैं, और जो म्यूज़िक के ऊपर रिदम, सोल और इस किस्म का, इनके अंदर वो जो एनर्जी, जो वाइब्स हैं, वो अमेजिंग हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया की क्रिकेट में दे रूल द वर्ल्ड इन क्रिकेट, तो वो चीज़ वो चाहते हैं कि वो उस तरह की चीज़ आए। लेकिन क्रिकेट दूसरी चीज़ें जो इनके नेचुरली कुछ लेकर्स वगैरह और इसके ऊपर इनका वो चलता है काफ़ी,
लेकिन क्रिकेट इज सच, उसके बाद वेस्ट इंडीज का नाम आप देखें, कोई भी चीज स्पोर्ट और गेम में नजर नहीं आता। दिस इज जमैका से हैं उनके यूसेन बोल्ट, फास्टेस्ट मैन। हाँ, वो सिंगल वन मैन शो है ना, टीम एज अ टीम कोई टीम नजर नहीं आती, ये मेरा मतलब है। तो ओवरऑल ये कि आई विश एंड होप कि ये अच्छा करें। ओवर द इयर्स आपके फेवरेट बैट्समैन और बॉलर कौन रहे वेस्ट इंडीज के? आप वेस्ट इंडीज के तो मैंने हमेशा विव रिचर्ड्स को बैक किया। उनका जो प्रेजेंस, मैं आज ही किसी को बता रहा था कि जब वो आते थे तो ऐसा लगता था मैच अब शुरू हुआ है। ये होती थी क्लास, एक मास्टर क्लास बैट्समैन की, कि उसका जो अराइवल, जो लॉन्च पैड जो था उसका, वो फील कराता था कि आई एम हियर टू स्टे, all the eyes throughout the world are watching me play। ये ब्यूटी है, कॉन्फिडेंस, ये एयर है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके बॉडी जेस्चर से। आपकी जो वॉक है, उसका जो तरीका जो था, वो बहुत हर चीज़ के अंदर अपने आप को दुनिया के सामने उसने अपना वेट शो किया। वेट इन गोल्ड मैं समझता हूँ। वैसे भी हाथ में भी सोने के कड़े, गले में भी चेने, तो दोनों तरीके से वेट इन गोल्ड था। आई मिस दैट एरा। हाँ, एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। आप यकीन करें कि जब उसका जो अराइवल होता था, उसके बल्ले से बॉल लगता था ना, जब और निकलता था, तो पता चलता था कि बॉल आके आज हिट किया। सुन हो जाते थे हाथ, इतने पावरफुल हिटिंग उनके बल्ले से। और दूसरे और एक बोथम का ये फीलिंग आई मुझे, वरना और किसी भी दुनिया के और बैट्समैनों से और बॉलर्स बॉलर्स में विदाउट अ शेड ऑफ डाउट मैल्कम मार्शल हैड बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स वर्ल्ड हैड सीन। और उनकी जो क्लास जो थी, ऑल्दो कि जब शुरू में आए थे उनके साथ एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट और दूसरे बड़े बड़े क्लार्क और ये सारे बॉलर, होल्डिंग, ये सब होते थे, लेकिन उन्होंने उसमें से भी पियर्स थ्रू हो के अपने आप को सबसे दुनिया में ऊपर लेके आ गए। ऑल्दो के शॉर्ट हाइटेड थे, लेकिन इतना जिपी आर्म एक्शन था, बहुत फास्ट उनका रिस्ट और जो आर्म का एक्शन था वो बहुत तेज़ वो मारते थे पिच के ऊपर बॉल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम टाइम देते थे, एवरी बॉल अपनी अकॉर्डिंग टू द फील्ड करना, ये सब आर्ट ऑफ फाइन बॉलिंग के अंदर आता है। और वो अपनी कोई ऐसा लूज डिलीवरीज एवरी नाउ एंड देन कोई दूसरे बॉलरों से ज़रूर आती थी, लेकिन नॉट मैल्कम मार्शल। मैल्कम मार्शल की सब तारीफ करते हैं। मैल्कम मार्शल इज मिस्ड ऑफ कोर्स, ही वाज अ फाइन बॉलर। और भी वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स, बैट्समैन से हमारी भी इंटरेक्शन हुई है, बेशक। दे आर क्लास अपार्ट, हाँ, दे हैव बीन अमेजिंग। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ पे तो बहुत हिस्ट्री है वेस्ट इंडीज़ की। जब वो ये ऑस्ट्रेलिया गए थे अर्ली 80s में, वहाँ पे हार गए थे, फिर आके इन्होंने पूरे आइलैंड से जो इनके कप्तान थे, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, क्लाइव लॉयड जो कप्तान थे, वो सब आइलैंड पे गए और वहाँ से उन्होंने पिक किया बॉलर्स को। फिर ये क्वार्टेट बना इनका, अच्छा। एंडी रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल, कोलिन क्रॉफ्ट। मैल्कम मार्शल तो उस वक्त नहीं थे, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, कोलिन क्रॉफ्ट और एक और बॉलर थे। तो वो क्वार्टेट जो बना, वो बस वो हिस्ट्री है, वो ज़बरदस्त बात है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की ब्यूटी है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की का ज्वेल है, ज्वेल इन द क्राउन जिस तरह से कहा जाता है, वो हो सकता है वेस्ट इंडीज़ दोबारा से। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि वेस्ट इंडीज़ बाउंस बैक करे और अपनी क्रिकेट में जो खूबसूरती है उसमें इजाफा करे। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के नहीं अफगानिस्तान के साबिक कोच और अफगानिस्तान की टीम को यहाँ तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले कबीर खान मेरे साथ हैं। इस वक्त कतर में मौजूद हैं, ज़रा कनेक्शन का भी मसला है, लेकिन हम जल्दी बात करें। कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कबीर भाई जल्दी से बताइएगा, आप बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने मसरूफियत से अपना वक्त निकाला। अफगानिस्तान की टीम को यहाँ तक तो आपने पहुँचा दिया, अब पाकिस्तान को क्या करना होगा, उनके क्या ख़तरनाक एलिमेंट्स हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत जज्बाती कौम है और खेलती है, फेयरलेस क्रिकेट खेलती है और दे ट्राई टू प्ले विद फ्रीडम। तो ज़ाहिर बात है उनको कंट्रोल करना होगा।
एट दिस टाइम उनके पास जो है दुनिया के मेरे ख्याल में 2 तो बेहतरीन माने हुए T20 के स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। और ज़ाहिर बात है जब हमारा यूएई में मैचेस हैं तो ज़ाहिर बात है उनको उसका एडवांटेज है कि मोहम्मद नबी हिमसेल्फ वो तीसरे स्पिनर आ जाते हैं, जो भी इक्वली गुड हैं, सारे किस्म के फॉर्मेट्स में, सारे किस्म की लीग्स में खेलते हैं दुनिया में। तो ये 3 तो उनके स्पिनर्स हैं जो ज़ाहिर बात है अगर हम लोग उनको एक तो उनको खेलना है, प्लस उनको कूल रखने के लिए, डाउन रखने के लिए उनकी जो ओपनिंग बैटिंग है वो फास्ट बॉलर्स पे मेरे ख्याल में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक इस वक्त मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। तो अगर हम लोगों ने उनको रन्स में रिस्ट्रिक्ट किया और उनको ओपनली खेलने नहीं दिया तो तब हमारे चांसेस हैं, क्योंकि मैच प्रेशर वाली हो ना, अफगानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को आसान से जीतने नहीं दिया। प्रेशर एडेड प्रेशर इसलिए है कि पिछले जो वाकयात हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस में तो वो भी इतने कुछ खुशगवार नहीं थे। इससे अफगानिस्तान पे भी ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि अब उनको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। पहले तो ये था कि वो हमारे साथ जब खेलते थे तो उनको ये था कि उन पे कोई प्रेशर नहीं होता था, हमारे ऊपर पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा होता था। तो अब एडिशनल, अब जारी बात है कि जो गेम की जो हाइप है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अफगानिस्तान भी प्रेशर है और इस मेरे ख्याल में इट्स बिग प्रेशर मैच अगेन। तो जो टीम प्रेशर को ज़्यादा अच्छे बर्दाश्त कर जाएगी वही खेल जीत जाएगी। अच्छा, शोएब मोहम्मद साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर। वालेकुम शोएब भाई, बहुत मुबारक हो, पहले तो आप सऊदीया के साथ अटैच हो, गॉड ब्लेस यू। और मेरा एक ये था कि इनके जो बैट्समैन हैं इसके अंदर कौन से 3 बैट्समैन ऐसे आप समझते हो रज़ाई के अलावा कि जो ये आखिर तक ये मैच को ले जाके कुछ अचीव कर सकते हैं बड़े मैच में? भाई इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत लंबा चला जाता है क्योंकि इनके जो बॉलर्स हैं वो भी सारे बैटिंग करते हैं। तो T20 के इसलिए एक परफेक्ट टीम बनती है इनकी। मोहम्मद शहजाद है, जारी बात है, मोहम्मद नबी बैटिंग कर जाते हैं, बीच में राशिद खान अच्छी भली बैटिंग करते हैं। तो अब ये है कि जब इनके जो और बैट्समैन है ये सारे मिलकर, इनका फेवरेट स्टाइल है T20, शॉर्टर फॉर्मेट है, इनमें इतनी ज़्यादा पाबंदी और डिसिप्लिन का साथ खेलना नहीं पड़ता, जितना ये एग्रेसिव है उस मोड को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की पेस बॉलिंग अटैक है इतना पेस इन लोगों ने खेला नहीं होगा, और अगर ये प्रॉपर पेस के साथ इनको अटैक करें तो मुझे लगता है कि दे विल बी इंशाल्लाह सक्सेसफुल अगेंस्ट देम। हाँ बिल्कुल। अच्छा कबीर भाई, जो हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान में उस पर सुना है बहुत है कि क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही, आपका क्या कहना है या आपका क्या मशवरा है इनके क्रिकेट बोर्ड को, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखिए जी, ऑब्वियसली सारी अफवाहें, असल बात को पता है नहीं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को तो इस वक्त सपोर्ट क्रिकेट को इसलिए करना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान के नाम के साथ कोई भी पॉजिटिव चीज़ इस वक्त जुड़ी हुई है दुनिया में तो क्रिकेट ही है। क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया जो है ना अफगानिस्तान को दोबारा एक ऐसे नेशन के तरह जानने लगे हैं जो एक स्पोर्टिंग नेशन हो गई। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट अपना जो एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में उसको भी खराब कर देगा या उसकी हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मेरे ख्याल में जितना मुझे पता है, ऑल्दो व्हेन आई वाज देयर तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन तालिबान ने कभी क्रिकेट को अपोज नहीं किया, ना उनको रोकने की कोशिश की, ना धमकी दी कि क्रिकेट को नहीं खेलना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि तालिबान या जो नई गवर्नमेंट है वो क्रिकेट के अगेंस्ट या क्रिकेट को कोई उनसे कोई खतरा है। चलें, आखिरी बात आपसे पूछता हूँ, अफगानिस्तान के साथ आप अटैच हुए थे 2000 की दिहाई में, क्या वाकया होता, किस तरह से आपको अफगानिस्तान ने अप्रोच किया, किस तरह से फिर आपने वहाँ पे काम किया? असल में जब ये इम्प्रूव कर लेते थे आईसीसी, सारी बात है आईसीसी आप जो डेवलपिंग कंट्रीज उन पर नजर रखते हैं, उस वक्त एसीसी हुआ करती थी, तो उनके ख्याल में दे वर द वन के वो कुछ कर सकते थे ऊपर आकर, लेकिन उनकी जो कोचिंग सिस्टम है उसमें लेवल का जो उनको मिल नहीं रहा था। फिर एसीसी को मुझ में ऐसा कोच मिला जो उनकी जुबान को समझता है, उनके कल्चर को समझता है, और जारी बात है खुद भी मेरा बैकग्राउंड अफगानिस्तान से, तो उनको एक ऐसा पैकेज मिल गया जो इनको अच्छी तरह कोच कर सकता था। तो जारी बात है मुझे एसीसी ने कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपसे बात फिर भी दोबारा होगी इस वर्ल्ड कप के दौरान, आप टाइम की कमी थी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुश्किल हालात में भी वक्त निकाला, क्योंकि अफ़गानिस्तान से आपका रिश्ता है, अफ़गानिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और अफ़गानिस्तान के लिए आपने किया भी बहुत है। प्रैक्टिकली यू हैव डन सो मैनी थिंग्स फॉर अफ़गानिस्तान। बहुत थैंक यू वेरी मच कबीर भाई। ये कबीर खान की बात आपने सुनी, इस पर प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ मैं, और इस प्रोग्राम के बाद हमारा रात में ट्रांसमिशन जो होती है 11 से 12,
उसमें हम खुल के बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। गुड लक टू पाकिस्तान, गुड लक टू क्रिकेट, और इस दुआ के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।